वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं, और ये हमारी पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है। और आज हमारी सीरीज़ 12 है, जिसमें हम फरवरी 2015 के साइंस पेडागोजी में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक से थे और टॉपिक जितने भी मैंने सीटेट में साइंस में आते हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का। टेलीग्राम पर इन्हीं की पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों, आपको इसी तरह हमें सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। आई होप मेरे सारे सभी स्टूडेंट इस चीज़ को समझेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं किस तरह के साइंस में पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए हमारे फरवरी 2015 में। पहला क्वेश्चन है, गुड साइंस एजुकेशन शुड फुलफिल सम बेसिक वैलिडिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली फुलफिल्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो फॉर्मेशन इन क्लास 6 सिलेबस एट अपर प्राइमरी लेवल। अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। मतलब अगर हम साइंस की टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ वैलिडिटी होती हैं आधारभूत, जिनको पूरा करना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनाने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होना चाहिए। अब देखिए, बच्चा क्लास 6 में आ गया है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से उसको नहीं जोड़ना है, वो उसे हमने 1 to 5 में जोड़ दिया। विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि साइंस में यही कहते हैं कि हमें विषय वस्तु से ज़्यादा बच्चे को और एक्टिविटी के माध्यम से साइंस में जोड़ना है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट होगा ना, कि छाया बनाने के लिए स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में डालना है, तो उसके लिए हमें बच्चे का संज्ञानात्मक किस पक्ष पर फोकस देना होगा, कॉग्निटिव वैलिडिटी को यहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। बेसिक वैलिडिटी जो फुलफिल होगी यहाँ से गुड साइंस एजुकेशन में, वो संज्ञानात्मक होगी, कॉग्निटिव होगी। प्रोसेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ शैडो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में डालना है। और उस कॉन्सेप्ट को हम अभी प्रोसेस से नहीं, टीचर शुरू में आके ऐसा नहीं कि प्रक्रिया करानी शुरू कर देता है सीधा, या कोई एक्टिविटी करा दी, नहीं। पहले टीचर क्या करेगा, कुछ उसके बारे में बताएगा, उसकी अवधारणा, कुछ उससे रिलेट करते हुए बच्चे के ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसमें किस चीज़ की बेसिक वैलिडिटी को फुलफिल करेगा वो, वहाँ पर बच्चे के दिमाग की थिंकिंग का किससे कनेक्शन होता है, आपका कॉग्निटिव से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर फ्रेम अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज मेकिंग अ डिवाइस यूजिंग सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग विथ विच कॉग्निटिव प्रोसेस। एक शिक्षक है किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी यंत्र का निर्माण करता है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है। अब देखिए, टीचर ने क्या करा, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट से एक डिवाइस बनाकर दिखा दिया बच्चों को। और जब ऐसा टीचर करेगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, वाओ कितना अच्छा काम करा है टीचर ने, हमें एक डिवाइस बनाकर दिखाया इलेक्ट्रिक सर्किट से। मतलब कुछ इस तरह की इमेजिनेशन, कुछ इस तरह की उनके मन में सोच आएगी। तो वो किस चीज़ को बढ़ावा देगी, आप खुद सोचिए, बच्चे की क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को। यहाँ बच्चे को ये लगेगा कि कुछ बनाकर दिखाया है, कुछ क्रिएट करा है नया। तो यहाँ पर किस चीज़ का, किस कॉग्निटिव प्रोसेस पर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखकर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्रिएटिंग, सृजना। तो यही यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है क्योंकि टीचर ने कुछ नया बनाकर दिखाया है, ना ही बच्चे ने विश्लेषण करा है, ना ही बच्चा कुछ रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है। यहाँ बच्चे को जब पता चला कि कोई नई चीज़ बनी है तो उसके जो क्रिएटिव स्किल है, करने की, मेक करने की, क्रिएट करने की, उस स्किल का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्रिएटिंग, सर्जना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट, सर्टेन एंड इटर्नल। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। यही यहाँ पर गलत है। अगर वैज्ञानिक ज्ञान एब्सोल्यूट होता, सर्टेन होता, मतलब एक ही चीज़ को फिक्स्ड कर रहा होता और कभी ना ख़त्म होने वाला होता, शाश्वत होता, तो क्या होता कि हम उन्हीं
नई चीज़ों पर जो लॉ प्रूव हो गए हैं उन्हीं पर नए एक्सपेरिमेंट और नहीं कर रहे होते। साइंस में यही तो होता है कि जो चीज़ भले ही बता दी गई है लेकिन फिर भी उस पर एक्सपेरिमेंट होता रहता है। तो साइंस कभी भी नॉलेज जो उसकी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, कुछ भी सर्टेन नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। जैसे मैंने बताया था पहले हम प्लैनेट 9 पढ़ते थे बहुत शुरू में जब हम छोटे थे, अब प्लैनेट जो है वो 8 हो गए हैं। तो यहाँ पर सर्टेन नहीं है और कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, नई नई खोजों के माध्यम से उनमें चेंज होता रहता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट बाय साइंस एजुकेशन। विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों और मूल्यों का विकास भी होता है, क्योंकि यहाँ पर इसी को कनेक्ट करते हुए पूछा है कि कौन सी सबसे अप्रोप्रिएट टेक्निक होगी अगर हमें बच्चे का आकलन करना है, असेसमेंट करना है, वो भी किसका, उसके एटीट्यूड और वैल्यू का। आप खुद भी नॉर्मल वे से सोच सकते हैं, आपको अगर किसी बच्चे का या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में ये पता लगाना हो कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी वैल्यू कैसी है, मूल्य, उसको कितनी चीज़ों के बारे में पता है, वो कितना समझता है कि कूड़े को कहाँ फेंकना चाहिए, मतलब उसके एथिक्स जो होते हैं, मूल्य होते हैं, बेसिक मूल्य जो होते हैं, उसके बारे में उसे कितना पता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब हम उस इंसान को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब तक हम इंसान को देखेंगे नहीं तो हम इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते कि उसका एटीट्यूड कैसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सबसे अच्छा होगा, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। बाकी पेपर पेंसिल टेस्ट, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, इन सब से आप ये नहीं बता सकते कि इंसान का व्यवहार कैसा है, इंसान का एटीट्यूड, उसकी जो अभिव्यक्ति है और जो उसके वैल्यू हैं उनके बारे में तभी पता चलता है जब हम उसे वो करते हुए देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल दैट इज रोल्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एंड द एंगल ऑफ प्लेन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी आनत समतल पर एक गेंद के द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस आनत समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए टीचर क्या कर रहा है, क्लास में आ रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है क्या, रिलेशन किसके बीच में, ये कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है एक बॉल ने जब उसको रोल करा गया, लुढ़काया गया, किस पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, और किस एंगल से वो प्लेन पर लुढ़का है उसका एक ग्राफ बनाकर टीचर वहाँ पर दिखा रहा है। तो बताइए ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर टीचर ने डिस्क्राइब करा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड ही यहाँ पर ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी ये इंटरप्रेटिंग है, व्याख्यान है। व्याख्यान विधि में यही तो होता है, टीचर क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है, कुछ ना बताकर टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर क्या करा, बच्चे को सीधा रिलेशनशिप बनाकर दिखा दिया। तो ये हमारा इंटरप्रेटिंग हो गया, व्याख्यान विधि हो गई। यहाँ पर कम्युनिकेटिंग भी हो सकता है, संप्रेषित भी हो सकता है, लेकिन साइंस के पर्सपेक्टिव में संप्रेषित से ज़्यादा कम्युनिकेटिंग से अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है इंटरप्रेटिव होगा, व्याख्यान होगा। बाकी यहाँ पर बच्चा कुछ परिकल्पना नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है और कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, अनुमान नहीं लगा रहा है। तो व्याख्यान ही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। देखिए अपर प्राइमरी लेवल है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। हम प्राइमरी लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है अपर प्राइमरी लेवल पर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। टू नो द फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। जी हाँ, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को तथ्य और सिद्धांतों के बारे में और उनके अनुप्रयोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो सही है। टू गेन द नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि क्लास 6 से आप जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराई गई हैं। तो यहाँ एज में आके बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, टीचर डेमो करके दिखाता है। याद कराने से, यहाँ मेमोराइजिंग से कोई कनेक्शन नहीं होगा अपर प्राइमरी
प्राइमरी लेवल पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत होगा और ये गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो गया। बाकी आगे देख लेते हैं। टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कॉपरेशन। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि बच्चे का एटीट्यूड और वैल्यू भी साइंस में इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी साइंस में ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे पेड़ ना काटना, वहाँ पर बच्चे को मतलब ईमानदारी भी सिखाई जाती है कि अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो आप अपने से करें, किसी की चिटिंग ना करें, तो इस तरह की चीज़ें भी साइंस में होती हैं। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरोसिटी, ये जब वर्ड आ जाए प्राकृतिक जिज्ञासा, तो जिज्ञासा तो बच्चे की हमें बढ़ानी ही है साइंस में, तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। और आप मानकर चलिए सीटेट साइंस में, पेडागोजी में ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ओपन एंडेड से। ओपन एंडेड का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता, बच्चे अपने मन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं और क्वेश्चन हमेशा कुछ इस तरह से होंगे, मान लीजिए अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, इस तरह से होता, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ओपन एंडेड होते हैं। जहाँ कुछ इमेजिनेशन करना है, बच्चे को सोचना पड़ेगा, तो वो आपके ओपन एंडेड हैं और जहाँ पर मल्टीपल आंसर आपको मिलेंगे। एक्सप्लेन वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। व्याख्यान, जब भी एक्सप्लेन और व्याख्यान शब्द आया तो वो ओपन एंडेड हो ही नहीं सकता कि हम सदैव, हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों दिखाई देता है। वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, यहाँ पर बच्चा बुक से सीधा सीधा बता देगा, क्योंकि मून अपने एक्सिस पर रोटेट करता है और एट द सेम टाइम वो अर्थ का भी चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से उसका एक ही फेस दिखाई देता है। सपोज, देखिए जब सपोज वर्ड आ गया, मान लीजिए, तो समझ जाइए क्वेश्चन कैसा है, ओपन एंडेड है। सपोज द मून एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन, अगर चंद्रमा खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता, वुड इट स्टिल हैव फेसेस, तो क्या तब भी उसकी कलाएं होती अगर वो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता। तो ये क्वेश्चन आपका ओपन एंडेड है। यहाँ पर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए नहीं, टीचर बच्चों के मन की बात जानना चाहता है कि बच्चे किस तरह का आंसर दे सकते हैं, तो यही आपका ओपन एंडेड है। बाकी मीटियोर्स आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, एक्सप्लेन द रीज़न। दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देते, कारण बताइए। सीधा सा कारण है, जो सन की रेज होती हैं वो इतनी ब्राइट होती हैं, उसकी वजह से हमें मीटियोर्स दिख नहीं पाते। वाई डज द मून चेंज इट शेप डेली, सीधी सी बात है, वो भी रेस की वजह से होता है। सन की वो रेज उस पर जिस तरह के, जिस डायरेक्शन से पड़ रही होती है, क्योंकि वो रोटेट भी कर रहा है, तो सन की रेज उसी के अकॉर्डिंग होती हैं उस पर, उसी की वजह से उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है। तो ये भी पर्टिकुलर चीज़ है। बाकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कैसा था, ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिव द स्टूडेंट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ बच्चे खोज करेंगे। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। सीधी सी बात है, डिस्कवरी लर्निंग क्या है, खोज करना, जहाँ बच्चे स्वयं से पहले कोई कार्य कर रहे होंगे। टीचर बीइंग इंस्ट्रक्ट में बच्चे खुद से नहीं कर सकते, थ्रू टीम टीचिंग और मटेरियल ऑफ डेली यूज़, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण में टीचर वहाँ पर गाइड कर रहा है, तो बच्चे स्वयं से कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो सही नहीं होगा। स्टूडेंट बीइंग फर्स्ट शोन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलोड बाय अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, पहले आर्किमिडीज का सिद्धांत का निर्देशन दिखाया और फिर विस्तृत व्याख्यान, तो ये तो व्याख्यान विधि है। यहाँ पर जब हमने बच्चे को डेमो दिखा दिया और एक्सप्लेन कर दिया, तो बच्चा खोज क्या करेगा, डिस्कवर तो यहाँ पर बच्चा कुछ करेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। स्टूडेंट लेबलिंग द गिवन मटेरियल एज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर बाय प्लेसिंग them in a self assembled closed electric circuit, यहाँ बच्चे खुद से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे लेबल कर रहे हैं कि कौन कंडक्टर है कौन नॉन कंडक्टर है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको चेक करके दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाएं। स्वयं बनाना ही क्या हो गया, समझ लीजिए खोज कर ली, ज्ञान की खोज की तरफ इशारा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक के लेबल लगा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले तो सामग्री को उन्होंने स्वयं बनाया है और फिर जो एक क्लोज्ड सर्किट है उसमें चेक कर रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट कंडक्टर हैं और कौन से नॉन कंडक्टर हैं, और उनका लेबल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन से कंडक्टर हैं और नॉन कंडक्टर हैं। तो यहाँ बच्चे खुद से डिस्कवरी कर रहे हैं, तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी इलेबोरेट, डिटेल सेशन, इस तरह की चीज़ें आपके डिस्कवरी की तरफ इशारा नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ऑब्जर्वेशन है, प्रेक्षण है, और कौन सी स्टेटमेंट आपकी इन्फ्रेंसेस है, निष्कर्ष हैं। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। आई पुट वन ईयर ऑन अ स्टील रेल रोड ट्रैक। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। एयर की बजाय वो किससे जल्दी पता लगा लेता है कि ट्रेन आने वाली है? रेल की पटरी पर जब वो अपना कान रखता है। और उसी से उसे पता चला क्या कि वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू स्टील एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि उसे स्टील के माध्यम से जल्दी पता चल रहा था, इतना एयर से नहीं पता चल पा रहा था। साउंड ट्रेवल फास्टर देन सॉलिड, इसी से उसको पता चला कि जो साउंड होती है वो फास्टर ट्रेवल करती है सॉलिड में एज कंपेयर टू गैसेज, गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देखकर बता सकते हैं। पहली कंडीशन में तो उसने ऑब्जर्व करा, पहले अपना कान रखा और देखा कि किससे आवाज़ तेज़ आ रही है, तो उसे पता चला रेल की पटरी से आवाज़ जल्दी आ रही है, मतलब ट्रेन के आने का जल्दी पता चल रहा है, जबकि हवा में उतना पता नहीं चल पाता। उसके बाद उसे ये चीज़ निष्कर्ष निकल गया, उसके बाद ये कॉन्क्लूजन निकला कि वायु की तुलना में जो स्टील होता है उसमें चाल जो है वो अधिक गमन करती है। ठीक है, तो ये उसने कॉन्क्लूजन निकाला। और सेम ऐसा ही ये कॉन्क्लूजन और निकला कि साउंड जो है वो ट्रेवल करती है फास्टर थ्रू एयर एज कंपेयर टू गैसेज। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पहले में तो उसने ऑब्जर्वेशन करी, प्रेक्षण करी, और बाद में दो क्या हैं, वो निष्कर्ष हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं, कॉन्क्लूजन निकले हैं, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और बी और सी आपके क्या हो जाएंगे, इन्फ्रेंसेस हो जाएंगे। ए प्रेक्षण हैं तथा बी और सी आपके निष्कर्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अ क्लास 8th स्टूडेंट मेक्स द स्टेटमेंट वी लिव इनसाइड द अर्थ एंड इट इज़ राउंड, दैट्स वाई कोलम्बस शिप रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ द साइंस टीचर ऑफ क्लास 8th इज़ बेस्ट एडवाइज टू रिएक्ट। देखिए होता क्या है, क्लास 8th का बच्चा कुछ कहता है। वो क्या कहता है कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं और पृथ्वी गोल है, राउंड है, यही कारण रहा होगा जो कोलम्बस का शिप था वो जहाँ से चला था वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो अब साइंस का टीचर इस पर किस तरह से एडवाइस करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा जब बच्चे ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है। चैलेंज द चाइल्ड आइडिया, वो चैलेंज करेगा जो चाइल्ड ने आइडिया दिया है बाय प्रेजेंटिंग पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस, स्पेस से जो रियल पिक्चर ली गई हैं उनको बच्चों को दिखाएगा। एंड हेल्पिंग देम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लार्ज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, और उसी के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करेगा कि देखिए कितनी लार्ज होती है पृथ्वी की रेडियस, और भी बहुत सी चीज़ें अर्थ के बारे में बताने की कोशिश करेगा इसी थॉट के हिसाब से। रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिजेक्ट तो टीचर कभी कर ही नहीं सकता। जब बच्चे ने कोई चीज़ पूछी है तो टीचर को उसका आंसर देना होगा, और वो तो सिलेबस से भी रिलेटेड है, और सिलेबस से रिलेटेड ना भी हो तब भी टीचर रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। एक्सप्लेन दैट, एक्सप्लेन नहीं करेगा, व्याख्यान नहीं करेगा, ये भी ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं होगी। एक्सप्लेन दैट although the earth is round like a ball yet it is appear circular like a plate, ये तो बच्चे को पता है तभी तो उसने कोलंबस वाला स्टेटमेंट दिया है। एक्सेप्ट द स्टेटमेंट एज इट इंडिकेट द चाइल्ड आइडिया एंड नीड टू बी रेस्पेक्टेड, कोई मोरल वाली बात तो बच्चे ने कही नहीं है कि बस एक्सेप्ट कर ली और कोई जवाब देना नहीं है। नहीं, हमें बच्चे के जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट नहीं करना, उसको चैलेंज करना है और बच्चे को नई चीज़ बताने की कोशिश करनी है और उसको पूरा क्लियर करना है। उन्होंने क्या करा, टीचर ने एक पिक्चर दिखाई स्पेस से और फिर उनको अंडरस्टैंड करवाया क्या कि लार्ज कैसे है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज, उनको बताने की कोशिश करी कि अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी लार्ज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल फिट बैठ रहा है और यही यहाँ पर सही होगा। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन थे जो साइंस पेडागोजी में पूछे गए। मुझे लगता है सभी क्लियर हो गए होंगे। देखिए आप 100% साइंस पेडागोजी में बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यही सही होगा। सीटेट में कभी कभी थोड़े से कन्फ्यूज़न रहते हैं पेडागोजी में, क्योंकि सीटेट वाले अपने अकॉर्डिंग भी कभी कभी मान लेते हैं और बच्चा कुछ अलग सोचता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आप मत रखा करिए, ऐसा कभी कभी सीटेट में हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबसे ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है।